हीन भावना भरी आपको इतना इन्फिनिटी और ऐसा से कमतरी आपके अंदर भर दिया कि आप सोचने लगे कि मेरे अंदर तो मैं तो बिल्कुल दीनहीन हूं, मेरे तो कोई संस्कार ही नहीं है, हम तो ये हैं ये हैं ये हैं। आपने उन सच बातों को जाना नहीं और ये कथाकारों ने आपको बताया नहीं बताया। ये उनका काम था, ये संतों महंतों का काम था, यह आश्रमों में रहने वालों का काम था। और फिर क्या हुआ? आपने जब कॉन्वेंट में पढ़ाना शुरू किया तो आपकी बीमारी क्या है कि आप कहते तो हैं कि हमने आज़ादी ली, आज़ादी दी, आज़ादी मिली, आप इसी में अटके हुए हैं। लेकिन जो यहां आए, उस मैकॉले के बारे में मैंने आपसे कहा कि उसने भारत के गुरुकुल को तोड़ करके सबसे पहले कॉन्वेंट व्यवस्था बनाई है। और उनका कॉन्वेंट का कंसेप्ट क्या है कि ये बच्चे पढ़ेंगे, बड़े होंगे और उसके बाद स्टेट के गुलाम होंगे। ये जो स्टेट कहेगा वही करेंगे। तो आप अपने बच्चे को, बेचारा अभी पैदा होके 2 महीने का भी नहीं होता, हिंदुओं में, सनातनियों में दौड़ लगी हुई है। 4 साल के बाद वो जो स्कूल है ना सेंट जेवियर, उसमें भाई साहब 10 साल का रिजर्वेशन है। मैंने तो अभी गर्भ भी धारण नहीं किया लेकिन रिजर्वेशन करा लिया है, क्योंकि भूख है। मैं अपने संस्कारों को बिना जाने बिना उसके खिलाफ हैं, अपने मूल्यों को जाने बिना ही उससे हीन भावना है। इसलिए आप जब अपने बच्चे को सुबह भेजते हैं तो पिताजी ऑफिस जा चुके होते हैं। उस बच्चे के सामने एक ऐसा संकट आप खड़ा कर देते हैं कि उसकी यह समझ में नहीं आता है कि ये जो घर में है ये पिता है, ये भी तो फादर है। वहां जा रहा है, वो कह रहा है ये भी फादर है। अब वो मां से पूछता है ये फादर है तो वो क्या है? उस भोले भाले बच्चे के मन की बात समझने की कोशिश कीजिए। ये वाला फादर तो सुबह चला जाता है, देखते ही नहीं बच्चा इसे बेचारे को। वो तो 6 बजे उठाता है, निकल लेता है, दुकान खोल ली है, और शाम को जब सो जाता है बच्चा तब फादर लौटता है। लेकिन असली फादर तो कम मिलता है, नकली फादर उसे 8 घंटे तक मिलता है। अब वो नकली फादर बेचारा सोचता रहता है उसको किस असमंजस में आपने डाल दिया है उस बेचारे को। इसलिए वो कहता है नो मम्मी, फादर ने कहा है। अब मम्मी बेचारी नहीं समझा पा रही कि वो तेरा असली फादर नहीं है, ये फादर फ्रॉड है, ये अपना एजेंडा लागू करने आया है तेरे ऊपर। अब उसकी जिम्मेदारी उस भोले वाले बच्चे के साथ जो आपने कृतज्ञ किया है उसके लिए कोई और जिम्मेदार है? करोड़ों करोड़ों रुपया है आपके पास। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, एमबीबीएस खोले जा रहे हैं। 50 लाख डोनेशन, 1 करोड़ डोनेशन किसके बच्चे दे रहे हैं? आपके। और एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद कहां घूम रहे हैं? कितने डॉक्टर पैदा करोगे यार? इतने तो मरीज ही नहीं है। आप में से किसने कहा कि नहीं, मैं ये जो संप्रदाय है स्वामी नारायण संप्रदाय, इसकी तरह गुरुकुल खोलूंगा? क्या आप पे पैसा नहीं है? लेकिन आपको प्रॉफिट कमाना है शिक्षा को बेच करके। हम कहते हैं हम सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन हम बेचते हैं सरस्वती को। आप बेचते हैं, इसलिए आपके पास सरस्वती नहीं आती, और आप पूरी दुनिया में 90 करोड़ होने के बाद भी चंद लोगों के सामने बंधक बने हुए हैं। और 70 साल से आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कभी इस पे कभी उस पे भीख मांग रहे हैं। कोई आपसे डरता नहीं है। आपने दुनिया में किसी को लूटा नहीं, किसी को मारा नहीं। आपकी संस्कृति में गुलाम बनाने की संस्कृति नहीं है। उसके बावजूद भी आपकी महान संस्कृति है, लेकिन आप बौनों से बदतर हो चुके हैं। इसलिए अपने अंदर झांकिए, इस बात को समझिए, हम किसी विचारधारा के बंधक नहीं हैं। और सनातन है क्या? सनातन लगातार चलने वाली एक धारा है। यह सनातन की शक्ति है कि देश में सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस का चीफ, फॉर्मर आर्मी जनरल विपिन रावत एक हादसे में मारे जाते हैं। यह सब घटना तो आपको पता होगी। जो महत्वपूर्ण घटना है जिसमें एक मैसेज है। इसलिए मैं
घटनाओं को प्रत्यक्ष कम देखता हूं, उस घटना के बाद की चीज मेरे लिए महत्वपूर्ण होती है। विपिन रावत जी की उस दुर्घटना में मौत हुई, लेकिन विपिन रावत जी का कोई पुत्र नहीं है। सनातन जड़ नहीं है, निरंतर बहने वाला एक पानी है जिसे हम सनातन कहते हैं। इसी देश में बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े बौद्ध देने वाले, एक से एक 15-15 गंठी वाले घूम रहे हैं। इसी समाज में विपिन रावत की मुआखनी देने के लिए उनकी दोनों बेटियों ने मुआखनी दी। क्या किसी ने सवाल उठाया कि हमारे समाज में लड़कियों को मुआखनी देने का हक नहीं है? ये हमारी निरंतरता बताता है। हम कोई किताब नहीं है जो 1400 साल पहले पढ़ लिया है वो अनंत काल तक रहेगी। हम समय के हिसाब से तय कर लेते हैं। इसलिए किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, किसी ब्राह्मण ने, किसी ठाकुर ने, किसी पंडा ने ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि जरूरत थी। उस वक्त उनके कोई बेटा नहीं था, तो उन बेटियों की मुआखनी पे भी किसी ने सवाल नहीं उठाया। यही सनातन है। इसलिए छोटा उदयपुर को जो लोग ऑस्ट्रेलिया का शहर बनाना चाहते हैं, आप में से जितने भी लोग हैं, मैं निजी तौर पे 2-4 लोग जो मुझे सुबह मिले होंगे वो उन्हें जानता हूं। मैंने फिर कहा, अगर पार्टी, संगठन और राष्ट्र इन तीनों में अगर ये चुनाव करना पड़े कि हम इन तीनों में से किसकी गुलामी स्वीकार है, तो मैं कहूंगा कि राष्ट्र की गुलामी करना सबसे अच्छा है। किसी पार्टी और किसी संगठन की गुलामी करने से पद मिलेगा, राष्ट्र की गुलामी करने से विवेकानंद बनोगे। इसलिए आप सब लोग संगठन से ऊपर, मैं संगठनों में जो हैं जिनको रहना है रहें, एक एक आदमी छोटे उदयपुर का ये तय करे। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा 1 बच्चा है, मेरे 4 बच्चे हैं। मैं आज से इस छोटे नागपुर के जितने भी आदिवासी हैं उस परिवार से एक बच्चे का खर्चा उठाऊंगा। कुछ नहीं करना है। और मैंने कल रात बहुत सारे लोग मिलने आए थे मुझसे, तब भी मैंने कहा, ये जो सनातनी हिंदुओं को भूख है ना हर चीज की तस्वीर छपवाने की, नेताओं को तो बहुत है। ऐसे ऐसे नेता मैंने देखे हैं, 25 साल पत्रकारिता की है मैंने। किसी गरीब बस्ती में केला बांट रहे हैं, एक केला 12 लोग पकड़े हुए हैं। केला भी सोचता होगा कि मेरी जान निकाल लेंगे। 12 लोग एक केला पकड़े हैं और जिस आदिवासी बच्चे को दे रहे हैं वो ना नीचे से कुछ पहने ना ऊपर से कुछ पहने हैं, उसको दे रहे हैं और उसकी तस्वीर छपवा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इतना बड़ा क्राइम है कि इन्हें गोली मार देनी चाहिए। उस गरीब बच्चे की गरीबी बेच करके आप अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं कि हमने आज एक केला बांटा। जिनको आप गाली देते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आए, इंग्लैंड से आए, कोई तस्वीर देखी उनकी आज तक आपने? क्योंकि आपको वो कटिंग लगानी है टिकट मांगते वक्त के हमने केले बांटे हैं। एक केला 12 लोग और तस्वीर खींच रही है। शर्म नहीं आती? मंदिर में पैसा चढ़ाते हो तो गुप्त चढ़ाते हो और केला बांटते हो तो उस नंगे गरीब आदमी की गरीबी को दिखा करके अपना कैरियर बनाना चाहते हो तुम। ईमानदारी यहां होनी चाहिए। सार्वजनिक मंच पे ईमानदारी का ढकोसला नहीं पीटता, जो हैं वो कहिए। इसलिए आप 10 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए, और बहुत सारे मंदिर हैं, बनते रहेंगे। मैं मंदिरों से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो करोड़ों 90 करोड़ चलते फिरते मंदिर हैं, अगर ये ताकतवर होंगे तो करोड़ों मस्जिदों को भी मंदिर बना देंगे। जो 40,000 मंदिरों को तोड़कर जिहादियों ने
मंदिर की जगह मज़ारें बना दी हैं। अगर आपका पुरुषार्थ जाग जाएगा तो आप सबको ले लेंगे, और आपका पुरुषार्थ नहीं जागेगा तो 500 साल के बाद एक मंदिर मिलेगा, आप उसका राग बजाते रहेंगे, तब तक कई मंदिर आपके समाप्त हो जाएंगे। इसलिए एक बात कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। चुनाव की बात मैंने बीच में कही थी। ईमानदार हैं अगर, और आज का खाना आपने ईमानदारी के नाम से खाया है, आपने जो अन्न खाया है, आप उसकी सौगंध और उसकी कसम खुद खाइए, खुद अपने आप से खाइए और पूछिए 5 मिनट खड़े होकर अपने आप से, क्या सच में मैं ईमानदार हूं? गले में पट्टा डाल करके ताली बजा के भारत माता की जय कहने से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। इसको जो लिखा है, जिस दिन उसका 1% जी लोगे, आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आप खुद से सवाल पूछें कि मैंने आज इस राष्ट्र को बचाने के लिए क्या मैंने योगदान दिया। इसलिए चुनाव ऐसा नहीं है कि चुनाव बंद हो जाएंगे। चुनाव में वोट देने वालों को जिस दिन यह समझ आ जाएगा कि जो नेताजी आए हैं अपने मुखौटा लगा करके हिंदुओं के इलाके में वोट मांगेंगे तो यूं कर लेंगे, और हरे कपड़े में जाएंगे तो यूं कर लेंगे, ये मक्कारी इन्हें करने दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके चाहने से सत्ताएं की व्यवस्था बदल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट, आपकी संसद बंद हो जाएगी। लेकिन मैं जो आपसे चाहता हूं, सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप इनके सामने सवाल खड़ा करें, और ऐसे समय पे खड़ा करें कि इनके गले में अटक जाए, और न इनसे रोया जाए न हंसा जाए। इसलिए एक हमारी कायरता और चापलूस पार्टियों के और हिंदुओं के ठेकेदारों के चलते 1-2 काम जघन्य हुए हैं, उसके बारे में आपको छोटी सी राय देके चाह रहा हूं। आपकी मर्जी हो, आप में अगर सनातन का 1% भी ईमानदारी हो तो उस बात को 2 बार सोचिएगा, घर पे जाइएगा, गूगल पे ढूंढ लीजिएगा। वैसे मैंने वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक चैनल हमारी टीम चलाती है, उस पे ऐसी बातों को तथ्यात्मक तरीके से, लॉजिक से, रीजन से, टाइम के साथ रख देता हूं ताकि आप उसको इसलिए देखें, और आप मेरी एब्सेंस में जो लोग यहां ना पहुंच पाए हों उन्हें भी पता चल जाए आरएसएन किसी चीज़ पे क्या कहते हैं, जीडी क्या कहते हैं, सुशील क्या कहते हैं। सिर्फ 10-5 लोगों की उन बातों को डालता हूं ताकि आप तक करेक्ट बात पहुंच जाए, आपका तर्क मजबूत हो जाए। 1991 में एक कानून बन गया, और कानून बना, राष्ट्रवादियों ने समझौता कर लिया था। कानून बना कि राम मंदिर को छोड़ करके देश भर में जो 40,000 मंदिर हैं जिन्हें इस्लामिक आतंकवादियों ने यहां की संस्कृति, यहां की सभ्यता को कुचलने के लिए आधा तोड़ा, आधे पे मस्जिद बनाई, मजार बनाई। जैसे आपने देखा होगा काशी में, कि काशी में नंदी के सामने जो भगवान हैं उसे उठा करके कहीं रख दिया और उसके सामने मस्जिद रख दिए। ऐसे 40,000 मंदिर थे। आपके लालची नेता जो मुखौटे लगा लगा के घूमते हैं, बड़ा लंबा लंबा तिलक लगाते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है, हमें तो राम मंदिर चाहिए, सिर्फ बना दो। कानून बन गया। उस कानून के तहत पूरे भारत में 40,000 मंदिरों को ऊपर, उस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 की उनकी यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी और उनके ऊपर कोर्ट में कोई चर्चा नहीं हो सकती, कोर्ट में नहीं जा सकते आप। यह कानून 1991 में पास हो गया, हम चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि हमें क्या लेना देना है, हमें तो इनको मूर्ख बना देना है भारत माता की जय करके। इनके कंधे पे हम पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद मूर्ख बनाएंगे। लेकिन 2014 से यह सिलसिला रोक दिया आपने, इसलिए बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए बेचारे। उस कानून के तहत गुजरात राज्य में भी कई मंदिर आते हैं जिनके ऊपर सरकार, सेंटर का वो कानून लागू होता है। आपके राज्य में चुनाव, क्योंकि नेता सिर्फ चुनाव की भाषा समझता है, चुनाव से डरता भी है, और चुनाव के समय ही डराना चाहिए उसको, क्योंकि वही तो बार्गेनिंग का टाइम है। बाकी तो 5 साल वो आएगा नहीं, क्योंकि 5 साल तो उसे 4 गाड़ियां खरीदनी है, बेटे को अमेरिका भेजना है, बेटी को कहीं और भेजना है, कुछ एफडी बनानी है, वो तो उस दलाली में लगता है फिर। लेकिन सही समय पे सही चोट करने से आपको सही रिजल्ट मिलेगा।
नेताजी जब वोट मांगने आए तो नेताजी के वोट मांगने से पहले पूरे राज्य में आप एक मुहिम चलाएं कि 1991 का जो कानून बना है, जो पूरे देश पे लागू है, उसमें एक संवैधानिक प्रोविजन है। उस प्रोविजन को, संवैधानिक में कोई काम आपसे गैर संवैधानिक करने के लिए नहीं कह रहा, कोई काम गैर कॉन्स्टिट्यूशनल करने के लिए नहीं कह रहा। मेरा मकसद आपको भड़काना नहीं है, मेरा मकसद है आप तथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक के साथ अपनी बात को रखें, ताकि आपको कोई ये न कहे कि यार आप कैसी बेकार की बातें करते हो। भारत के संविधान की एक धारा है 254 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 2, सॉरी, यह धारा हर देश की विधानसभा को एक ताकत देती है। इन नेताओं के इससे पहले के दिसंबर से पहले आए और कहें कि भाई देखिए आपने पहले नहीं बताया, ये मक्कारों को पता है, तब भी आपसे ये कहेंगे आपने पहले नहीं बताया हमें, इतने भोले हैं। वहां पिक्चर देखने गए क्या विधानसभा में? क्या देखने गए कि अगर इनको नहीं बताया तो? आप उनसे आज से ये मुहिम चलाएं कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को गुजरात से समाप्त करने के लिए, यानी हर राज्य को वो ताकत है कि वो अपने राज्य में इसको हटा सकता है। उसका संवैधानिक तरीका ये है कि आपकी राज्य सरकार जो मेजॉरिटी में है, कल क्या पता क्या होगा, किसने देखा है कल? भाई आज समय है और सही समय पे आपने बुला लिया है। बेचारों को पता चल गया तो आप लोगों की नौकरी चली जाएगी। बड़े गलत वक्त पे भड़का के चला गया ये हमारी मुसीबत करने के लिए बुलाया था क्या आपने? आप आज से एक मुहिम चलाएं कि गुजरात राज्य में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 1000 के आसपास मंदिर आते हैं। उन मंदिरों के ऊपर से इस एक्ट को जो केंद्र सरकार ने भारत की संसद में पास किया है, इसे निरस्त कर दिया जाए। तो आप एक मुहिम चलाइए कि इस वक्त जो राष्ट्रवादी हैं, आप तो पहले से हैं, 14 तो दिल्ली हुआ 14 में, आप तो 15 साल पहले से हैं। आप सिर्फ उनसे ये कहिए कि विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएं, आर्टिकल 252 ब्रैकेट में 2, और उसके तहत प्रस्ताव पारित करें कि गुजरात की धरती पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जितने भी मंदिरों के ऊपर वो केंद्रीय कानून लगा हुआ है, उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करें और प्रस्ताव पारित करके पूरे बहुमत के साथ दिल्ली भेज दें। संविधान यह कहता है कि राज्य सरकार को इस बात की इजाजत दी जाती है कि केंद्र का कोई कानून अगर वो नहीं पसंद करता है तो इसके तहत पूरी विधानसभा में उसे रखें, बहुमत से पास करा दें। इत्तेफाक से इतिहास ने जो लम्हा, इतिहास ने जो क्षण आपको दिया है वो इतना खूबसूरत है। गृह मंत्री भी आप ही का, प्रधानमंत्री भी आप ही का, और जो राष्ट्रपति भवन में बैठा है वो आपके प्रधानमंत्री को संघ कार्यालय, संघ की शाखा कानपुर में जब लगती थी तो यही राष्ट्रपति मोदी जी को कैरियर पे बैठा के 4 किलोमीटर ले जाते थे। मैं कोई बात हवा में नहीं कहूंगा, तथ्यों के साथ, इसलिए मैंने कहा। बाकी आपको दिखाना है मैं यहां का नागरिक नहीं हूं, मैं तो नहीं कर सकता। जैसे ही कैरियर पे बिठाने वाले राष्ट्रपति के पास वो जाएगा, उन्हें मालूम है गुजरात से आया है और 2 गुजराती यहां बैठे हुए हैं। जैसे ही उस कानून पे, प्रस्ताव पे साइन होंगे, गुजरात की धरती से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट निरस्त हो जाएगा और आपके माध्यम से देश की हर